मैंने अपनी लाइफ में दुबई में एक ही स्ट्रीट के ऊपर एक रेस्टोरेंट को बंद होते हुए देखा है और उसी स्ट्रीट पर दूसरे रेस्टोरेंट को एक्सपेंड करते हुए देखा है। आपको नहीं लगता कि आपका सबसे बड़ा कंपटीटर चैट जीपीटी है? दुबई मार्केट का अपना कंजम्पशन इतना नहीं है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना वो मेन बिजनेस है यहाँ पे। जो लोग दुबई में जॉब कर रहे हैं, इंडिया में जॉब कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब वाले जो क्या बिजनेस कर सकते हैं? एआई अभी इस लायक नहीं हुआ और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में इस लेवल पे नहीं पहुंचेगा जो ग्राउंड डेटा एआई ला सके। दुबई के अंदर कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने लो इन्वेस्टमेंट किया है बट रिसर्च पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है? दुबई में एसएमईज़ को अभी बहुत ज़रूरत है, लोगों की भी और प्रोसेस की भी ज़रूरत है। आप B2B सर्विसेज अगर एसएमईज़ को दे सकते हैं, अच्छी सर्विस जो उनके प्रोसेस में वैल्यू ऐड करें, इस टाइम ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा, लोग जो है ना दुबई को जब देखते हैं सिर्फ दो चीज़ें देखते हैं, दुबई का रियल एस्टेट और दुबई की लग्जरी, दो चीज़ें। एज अ मार्केट एक्सपर्ट, दुबई मार्केट एक्सपर्ट, आप और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखते हैं दुबई के अंदर? शेल एक कंपनी है CHEL शेल करके, जो उनकी रिसर्च की कंपनी है, वो उनके लिए मार्केट रिसर्च ही करते हैं। दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से लेते हैं। ये कंपनी मार्केट रिसर्च की सर्विस ली आपसे, एक दुबई की कंपनी है, उसने मार्केट रिसर्च की सर्विस स्टार्ट नहीं करी है। आप एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, कोई भी एक बिजनेस उठा लीजिए और मैं समझना चाहता हूं कि मार्केट रिसर्च पे इन्वेस्ट करके और ना इन्वेस्ट करके क्या हो रहेगा। आज का पॉडकास्ट नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है। अगर आप दुबई में बिजनेस करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें, कौन सा सर्विस चूज़ करें, दुबई के अंदर कौन सा करियर चूज़ करें, क्या बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, तो इन सब चीज़ों का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे आज। क्योंकि आज मेरे साथ हैं मिस्टर अजहर, जो कि दुबई की एक बहुत बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि समझते हैं दुबई की मार्केट को। अगर आपने ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा तो मैं ये समझता हूँ कि आप दुबई को 50% इस मार्केट को आप समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी, सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर अजहर, थैंक यू सो मच, आप आज हमारे पॉडकास्ट पर आएँ। थैंक यू फैज फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। तो अजहर भाई, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके। तो क्योंकि रीज़न ये था कि मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे एक रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछूं, इररेलेवेंट क्वेश्चन ना पूछूं, जिससे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बेनिफिट हो। तो अजहर भाई, आप सिंपल वर्ड में बताएं कि दुबई मार्केट रिसर्च क्या होता है और बिजनेसेस को इसकी क्या ज़रूरत है, अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर ऑलरेडी करेंटली बिजनेस ऑपरेट कर रहा है दुबई के अंदर। ओके, देखो, जो मार्केट रिसर्च होता है, अगर कोई न्यू बिजनेस है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास एक आइडिया है, उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए मार्केट रिसर्च होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो वो सोच रहा है, अब एक ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो फाउंडर्स होते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, उसको सॉल्यूशन लेके आते हैं, उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो रियल प्रॉब्लम है। वो उस आइडिया को वैलिडेट नहीं करते। तो मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि उनके आइडिया को वैलिडेट किया जाता है, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, उनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है या उनको अपने कंज्यूमर इंसाइट्स चाहिए, न्यू सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑन ग्राउंड डेटा कि मार्केट कैसी है उस प्रोडक्ट के लिए, कौन लोग हैं जो उसको ख़रीदेंगे और किस प्राइस रेंज पे उसको ख़रीदेंगे, तो ये सब हम ये सारी डिटेल्स हम ऑन ग्राउंड ला के देते हैं मार्केट रिसर्च में। परफेक्ट। अच्छा, लोग जो है ना दुबई को जब देखते हैं सिर्फ दो चीज़ें देखते हैं, दुबई का रियल एस्टेट और दुबई की लग्जरी, दो चीज़ें। एज अ मार्केट एक्सपर्ट, दुबई मार्केट एक्सपर्ट, आप और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखते हैं दुबई के अंदर? देखो, जो दुबई का रियल एस्टेट है, ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है, वन ऑफ द आउटपुट है ये उसका दुबई का। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुबई सिर्फ रियल एस्टेट है। ये चमकती हुई बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स, इसके अलावा भी दुबई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, और अब नई इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है। अच्छा। हाँ, तो इसके अलावा ये दो इंडस्ट्री, दो क्या मतलब हर तरीके की यहाँ पे इंडस्ट्री है जो बहुत फास्ट मूव कर रही है। तो सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं है यहाँ पे। तो उसके अलावा आप कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग को।
एजुकेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। बहुत सारे फंडेड स्टार्टअप्स यहाँ पे अब आ रहे हैं दुनिया भर से। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल इस्टेट के अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं। रियल इस्टेट, हाँ, एक्चुअली क्या है कि उसकी हाइप ज़्यादा है क्योंकि वो लोग मार्केटिंग में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। बट इसके अलावा एक्चुअली व्हाट आई थिंक, रियल इस्टेट सिर्फ 30% मुश्किल से दुबई की इंडस्ट्री का कंसिडर करता होगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द 70% उसकी बात भी नहीं होती ज़्यादातर। जो लोग दुबई में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर वो इनिशिएट कर सकते हैं, उसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपने बोला? मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स का यहाँ पे बहुत सस्ता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है यहाँ पे, प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसकी वजह से जो प्लास्टिक रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और स्टील, एल्युमिनियम, इसके अलावा बहुत सारी हैं इंडस्ट्री, जैसे टॉयज़ है, इसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है यहाँ पे। एक्चुअली दुबई मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे दुबई मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। दुबई मार्केट का अपना कंजम्पशन इतना नहीं है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना, अच्छा। वो मेन बिजनेस है यहाँ पे। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब लग रही हैं। उनका जो लोकल कंजम्पशन है वो उनका 30% होगा, बाकी 70% उनका एक्सपोर्ट होता है, उससे भी ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट। नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़, हम लोग उसमें भी बात करते हैं, पेंट्स है, केमिकल्स है, सीमेंट्स है, जिप्सम, ये बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं जो दुबई के अलावा बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ बैठ के जो करते हैं। परफेक्ट। दुबई के अंदर आप एग्रीकल्चर, यूएई के अंदर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कैसा देखते हैं, इसमें जो पोटेंशियल बिजनेसेस हो सकते हैं? क्योंकि आप भी इंडिया से आते हैं, हम भी इंडिया से आते हैं, हमने बचपन से देखा है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर, और हम ये सोचते हैं कि यूएई के अंदर से ऑयल एंड गैस, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, कुछ पोटेंशियल्स हैं, कुछ बिजनेसेस हैं जो कि एग्रीकल्चर में यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं लोग? एग्रीकल्चर में स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस हैं, बहुत महंगा पड़ता है एग्रीकल्चर। बट यस, काफ़ी सारे एमिरेट्स हैं, जैसे फुजैरा है, रासल खैमा, अलैन, यहाँ पे बहुत सारे उन लोगों ने आर्टिफिशियल फार्म्स बनाए हुए हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके वो लोग जो बेसिक एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं, जैसे कुकम्बर है और कैरेट्स हैं, और रासल खैमा में तो स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी के फार्म से लगा रहे हैं, वो उसी टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। बट यहाँ पे ट्रेडिंग हब है, तो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं वो बाहर से ही आते हैं। जो यहाँ का ख़ुद का कंजम्पशन है दुबई का, वो भी सारा 90% बाहर से आता है, बहुत कम है जो ये लोग पूरा कर पाते हैं। और एग्रीकल्चर में अभी इतना ज़्यादा स्कोप है भी नहीं यहाँ पे। आप चाहते तो आराम से कंपनी सेटअप की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते थे कंपनी सेटअप, क्यों आपने मार्केट रिसर्च की कंपनी खोली, और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बाय द वे, मुझे ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था आपसे, तो मार्केट रिसर्च में आप अपना स्पेस कहाँ पर देखते हैं? मार्केट रिसर्च में एक्चुअली मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की बैंकिंग से। मैंने यूएई के बहुत बड़े बड़े बैंक्स में काफ़ी काम किया। मैंने लगभग अपने 10 साल ही हुई बैंकिंग इंडस्ट्री, फिर मैंने यहाँ पर रिटेल में काम किया। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, उसमें बहुत सारे लोग थे जो अपना बिजनेस करते थे, जो एसएमईज़ लेके बैठे थे। तो उनके साथ बैठ के मुझे एक गैप नज़र आया, जो एसएमईज़ में यहाँ पे गैप है। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ के, लेकिन मैं हाँ डे फर्स्ट से इस बात को जानता था कि ये मार्केट एजम्पशन की मार्केट नहीं है, ये मार्केट गट फीलिंग को फॉलो करने की मार्केट नहीं है, ये मार्केट है आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने होंगे। तो उस गैप को मैंने देखा, क्या गैप है यहाँ पे। जैसे एसएमईज़ में बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं, इनके प्रोसेस अलाइन नहीं हैं, और इनको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, इनको डेटा ड्रिवन होने की ज़रूरत है एसएमईज़ को। वो गैप मैंने देखा, तो मैंने सोचा इस गैप को मैं फिल करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई एसएमईज़ को कैटर नहीं करता था रिसर्च फील्ड में।
क्योंकि छोटी इंडस्ट्री थी और लोग समझते नहीं है, एसएमईज जो है मार्केट रिसर्च समझते नहीं ज़्यादातर, क्योंकि ये जो फाउंडर्स होते हैं ये अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हैं, इनको जो लगता है वो उसी को फॉलो करने लगते हैं। बट स्टिल ये सेक्टर बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है दुबई में, और हमें इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलता है अब। अच्छा, एक कोई भी मार्केट रिसर्च की सर्विस लेता है आपसे, आपको क्या लगता है कि उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि जो आप ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, चीज़ें लेकर आ रहे हैं, या जो आपका अपना एनालिसिस होता होगा वो गलत भी होता होगा, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मतलब देखो, मार्केट रिसर्च करने के बाद भी लोग फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट रिसर्च करा ली तो ये आपको श्योरिटी मिल गई कि आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेन जो इशू है वो यहाँ पे है एग्जीक्यूशन का। अगर कोई भी फाउंडर या कोई भी कंपनी एग्जीक्यूट अच्छे से करती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की, अगर वो अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कोई भी मार्केट रिसर्च इस दुनिया में कोई भी मार्केट रिसर्च होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि हम अजम्पशंस की बात करते हैं, हम एस्टिमेटेड नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी से जाके उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, पूरे यूएई की लाइक 10 मिलियन पॉपुलेशन से जाके उनके व्यूज़ पॉइंट कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, उसमें से हम एजम्पशंस तैयार करते हैं, फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बट ऑलमोस्ट अगर कोई हमारी रिपोर्ट को अच्छे से फॉलो करता है और अच्छे से एग्जीक्यूट करता है तो चांसेस हैं कि वो अपना वक्त बचा सकता है। जो उसका लर्निंग पीरियड होता है एक किसी भी फाउंडर के लिए लर्निंग पीरियड, वो उसको बचा सकता है और वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन आवर रिपोर्ट्स। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को रिपोर्ट दी, उसने बोला भाई ऐसा है, रिसर्च तो कर दिया आपने, इम्प्लीमेंट भी आप ही कर दो? ऐसे लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के। तो जहाँ पे होता है पॉसिबल वहाँ पे हम उनको रेफरेंस दे देते हैं कि ये कुछ कंपनीज़ हैं, क्योंकि जिन कंपनीज़ के साथ हमने पहले रिसर्च की होती है हम उन्हीं का रेफरेंस दे देते हैं कि ये हमारा एक क्लाइंट था, इसने ये इस तरीके का काम कर रहा है, आप इसके पास जा सकते हो। बहुत से लोग आते हैं जो एग्जीक्यूशन में हेल्प मांगते हैं, बट एग्जीक्यूशन हमारा पार्ट नहीं है, हम उनको रेफ़र कर सकते हैं। और हाँ, टाइम टू टाइम उनके जो प्रोसेस हैं उनको इवेलुएट कर सकते हैं, उनको अगेन रीवैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एक रिपोर्ट दी है उसको बना के आफ्टर 6 मंथ वो हमारे पास फिर से आ सकता है कि ये मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके प्रोसेस को जो कर रहा है उसको वैलिडेट हम कर सकते हैं दोबारा से। दुबई में जो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कहाँ वो फेल होते हैं, आपको क्या लगता है इस सिनेरियो में? देखो, फेल दुबई में सक्सेस और फेल दुबई में ज़्यादातर चांस एग्जीक्यूशन, जो अच्छा एग्जीक्यूटर होगा वो हमेशा कामयाब रहेगा। मैंने अपनी लाइफ में दुबई में एक ही स्ट्रीट के ऊपर एक रेस्टोरेंट को बंद होते हुए देखा है और उसी स्ट्रीट पर दूसरे रेस्टोरेंट को एक्सपेंड करते हुए देखा है। तो दोनों रेस्टोरेंट थे, दोनों के पास सेम कुजीन थे, बट प्रॉब्लम कहाँ थी कि जो बंद हो रहा था उसका एग्जीक्यूशन प्लान अच्छा नहीं था। उसका फोकस हो सकता है ना, बट जो दूसरा जो एक्सपेंड कर रहा है सेम स्ट्रीट पे वो एक्सपेंड कर रहा है, सेम पॉपुलेशन सेम कुजीन के साथ, इसका मतलब वो अच्छा एग्जीक्यूटर था। अच्छा, दुबई के अंदर 2 तरीके के लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक बिगिनर और एक्सपीरियंस, जो कि बैकग्राउंड से मान के चलो इंडिया में या फिर यूके यूएस में ऑलरेडी 10 साल 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं और आ रहे हैं वही सेम चीज़ लेकर। एक हैं जो नए हैं, कॉलेज स्टूडेंट, अच्छा, या फिर एक स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, एक आइडिया लेकर, प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है दुबई किन के लिए ज़्यादा बेस्ट है? दुबई सबके लिए बहुत बेस्ट है। दुबई जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए कॉलेज स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हो, मैं तो उनको सबको यही कहता हूँ कि पहले आप दुबई आएँ, मार्केट को समझें, अगर हो सके तो कुछ दिन सेम इंडस्ट्री में जॉब करें, काम करें, एक्सपीरियंस लें। और अगर जॉब नहीं करनी है, मतलब आपने ठान लिया कि मुझे जॉब करनी नहीं ज़िंदगी में, तो बहुत छोटे से स्टार्ट करें और जल्दी करें। जल्दी फेल हों, जल्दी वाइंड अप करें, जल्दी चीज़ों को ट्राई करें, फिर अगर उसमें फेल हो जाए फिर नई चीज़ ट्राई करें, फिर फेल हो जाए। जल्दी फेल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक प्रोसेस है उसके पीछे पड़ जाओगे आपके, नहीं मुझे इसको करते ही चले जाना है, नहीं।
आपको लगता है कि आपका एक प्रोसेस नहीं चल रहा है तो जल्दी से उसे वाइंड अप करें, नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे जाएं, स्ट्रेटजी चेंज करते रहें। दुबई में कौन से बिजनेस आइडिया यूनिक हैं? अगर चैट जीपीटी से पूछो तो वो दे देगा, बट आप मार्केट रिसर्च में आप समझते हैं उस चीज़ को, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं, इट कुड बी 3 4 5 जो भी आप लेना चाहें, जो आपको लगता है कि हाँ, कि जिस पे वर्क कर सकता है कोई। देखो दुबई में मैं अगेन मैं फिर से एसएमईज़ की बात करूँगा। दुबई में एसएमईज़ को अभी बहुत ज़रूरत है, लोगों की भी और प्रोसेस की भी ज़रूरत है। आप B2B सर्विसेज अगर एसएमईज़ को दे सकते हैं, अच्छी सर्विस जो उनके प्रोसेस में वैल्यू ऐड करें, इस टाइम ये बहुत अच्छा बिजनेस है दुबई में। देखो जो बड़ी कंपनी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके अंदर एंटर मतलब उन कंपनीज में एंटर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका एक नए स्टार्टअप्स के लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और जो बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसमें तो आपको ऑडिट रिपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो नया स्टार्टअप फुलफिल भी नहीं कर पाता है। तो आप फोकस करें B2B एसएमईज़ पर करें आप। दुबई की एक कंपनी मार्केट रिसर्च की सर्विस ली आपसे, एक दुबई की कंपनी है, उसने मार्केट रिसर्च की सर्विस स्टार्ट नहीं करी है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, कोई भी एक बिजनेस उठा लीजिए, और मैं समझना चाहता हूँ कि मार्केट रिसर्च पे इन्वेस्ट करके और ना इन्वेस्ट करके क्या हो रहेगा। देखो एक तो इन्फॉर्म डिसीजन है। आप आंखों पे पट्टी बांध के किसी को गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठा दें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सीडेंट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट करने की। मार्केट रिसर्च में जो प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि आपके फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एग्जीक्यूशन। बट मार्केट रिसर्च में जो लर्निंग पीरियड है आपका वो शॉर्ट हो जाएगा। आपको जो 1 साल में लर्न करना था, वो मार्केट रिसर्च रिपोर्ट अगर आप देखते हैं, वो आपके पास पहले से एक रूट प्लान है, आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, आपके कंज्यूमर्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपके कंपटीशन का डेटा आपके पास अवेलेबल, आपके कंपटीशन क्या करते हैं, कौन लोग हैं उस कंपनी में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से कंपनी आगे जा रही है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो किस प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं, वो कहाँ कहाँ कैंपेन चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, ऑफलाइन चला रहे हैं, कहाँ कहाँ वो लोग इवेंट्स में जाते हैं। और इसके अलावा जो आपके कंज्यूमर्स जिसके लिए भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज लाते हैं, वो कंज्यूमर्स क्या कहते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उन कंज्यूमर्स को क्या गैप दिखता है। हम कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, हम उनसे पता करते हैं क्या गैप है। अगर हम आपको इस गैप को फिल करके आपको कोई चीज़ दें, तो क्या आप अपनी लॉयल्टी के साथ सेक्रीफाइस करेंगे, आप स्विच करना चाहेंगे। ये सब चीज़ें उसको देते हैं हम, जो फाउंडर है स्टार्टअप से या कंपनी कोई भी है, उसके लिए आसान हो जाता है आगे बिजनेस करना। अदरवाइज़ वो फिर स्टार्ट करेगा। देखो जो टॉप डाउन अप्रोच है वो हमेशा रिस्की रहेगी, जो बॉटम अप्रोच है उसमें हमेशा आपके पास एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसके बेस पे अगर आप फैसला लेंगे तो लर्निंग पीरियड आपका खुद ही कम हो जाएगा। आप जल्दी फेल होंगे और जल्दी नई चीज़ आपको ट्राई करने के बाद टाइम रहेगा, क्योंकि हर साल आपको रिन्यूअल कराना है, हर साल आपके रेंट का रिन्यूअल है, आपके हर चीज़ का रिन्यूअल फिर से खड़ा हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में तो आपको अगर बेटर है कि आप एक रिसर्च करें और इन्फॉर्म डिसीजन लें, तो वो आपके लिए बहुत बेटर है। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मार्केट रिसर्च का आपका अप्रोच क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक CRM लॉन्च किया है मैंने दुबई के अंदर, तो मैं अगर मार्केट रिसर्च के साथ नहीं जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं रैंडमली चेक करूँगा मेरे कंपटीटर जो ऑलरेडी CRM है, ओडो है या और भी हैं, उनकी क्या प्राइसिंग सेट स्टाइल है, और मैं उसके अकॉर्डिंग आप एज अ मार्केट रिसर्च, मैं आपको ये प्रोजेक्ट देता हूँ, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा इस चीज़ को, प्रोजेक्ट को देखने के लिए। देखो हम एक्चुअली क्या है, हम जब भी स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप करना क्या चाहते हैं एक्चुअली, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपका विज़न, उसको हम जानना चाहते हैं कि हाँ आपका क्या विज़न है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मार्केट रिसर्च होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी डेटा हम यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डेटा वो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, वो ऑनलाइन सर्च करके, चैट GPT, बट दैट इज़ नॉट दैट रिलायबल।
हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस सेकेंडरी डेटा को रियल टाइम वैलिडेट करते हैं ग्राउंड पे जाके, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यूज़ लेते हैं। हम इंटरव्यूज़ लेंगे एक्सपर्ट्स के। अब जैसे तुमने कोई सीआरएम तुम्हें लॉन्च करना है, अपना ईआरपी लॉन्च करना है, तुम्हें पता है यहाँ पे जोहो है, उडू है, और इन लोगों ने मार्केट कैप्चर की हुई है, ठीक है। अब आपको भी एंटर करना है। एक तो एंट्री इतनी आसान नहीं होती। हम आपके कंपटीशन के बाद जाएंगे, वहाँ पे जो लोग हैं उनको इंटरव्यूज़ लेंगे, उनसे पता करेंगे कि कहाँ पे ऐसे गैप्स हैं जो एक छोटी कंपनी फिल कर सकती है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ के अलावा हम सर्वे करते हैं, हम कंज्यूमर सर्वे करते हैं, हम B2B सर्वे करते हैं, B2C सर्वे करते हैं, इस गैप को जानने के लिए, पब्लिक जो डिमांड है उसको जानने के लिए, गेज करने के लिए कितनी डिमांड है, क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फोकस ग्रुप्स करते हैं, हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके बैठ के साथ डिस्कशन करते हैं, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं। उन चीज़ों को हम कंपाइल करके एज अ रिपोर्ट उसको देते हैं, फिर वो आप इम्प्लीमेंट कीजिए उसको, और फिर आगे बढ़िए आप। इंडिया में जो 20 से 25 साल का बिजनेस कर रहा है ना, 20 से 25 साल से, वो मार्केट रिसर्च नहीं लेगा। वो ये सोचकर कि यार मैं तो सारे कंज्यूमर बिहेवियर को समझता हूँ, क्योंकि मैं तो फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड में हूँ, मैं सारा, और मैं दुबई में बिजनेस अगर करूँगा अभी, तो ये भी इंडिया पाकिस्तान जैसी मार्केट है। तो आप को मैं ये चीज़ समझना चाह रहा था कि दुबई की कंज्यूमर का जो बिहेवियर है और इंडिया में जो 25 साल से वो कहता है कि भाई 25 साल से मेरा तो खानदानी बिजनेस है, और वो दुबई के अंदर आज ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें वो कहता है कि मैं खानदानी बिजनेस है, दुबई से लाइक इंडिया पाकिस्तान, तो यहाँ का बिहेवियर आपके अकॉर्डिंग? दुबई के हर रीजन या हर कंट्री का एक मिजाज होता है, ठीक है। हर कंट्री का अपना 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 एक मिजाज है। दुबई का जो कंज्यूमर है वो वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है, वो पहले से बहुत कुछ जानता है। और दुबई का जो कंज्यूमर है वो लॉयल है। यहाँ पे जितनी लॉयल्टी दुबई के कंज्यूमर्स में है, आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा लॉयल्टी। ये जल्दी से अपनी 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 चीज़ों को स्विच नहीं करते, और प्लस ये इन्फॉर्म्ड वो है, ठीक है। इनको समझना पड़ेगा। दूसरा ये कि दुबई बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत फास्ट मार्केट है। यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं, यहाँ पे पॉलिसीज़ बहुत जल्दी बदल जाती हैं। आज कुछ है, कल नई पॉलिसी आ जाएगी उसमें। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडिया की मार्केट है, इंडिया का कंज्यूमर और जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। एक्चुअली उनको लगता है कि वो कुछ भी वो एक्चुअली दे आर वेरी स्मार्ट। जो इंडियन बिजनेसमैन है, वेरी स्मार्ट, वेरी हार्ड वर्किंग, बट द प्रॉब्लम इज़ दे फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच। वो सोचते हैं हम कंपनी खोल लेंगे, हमें तो सब पता है इस मार्केट के बारे में। फिर उसके बाद उनको चैलेंजेस आते हैं, रोज़ नया चैलेंज। इतनी कंपनी से मिलते हैं हम लोग, इतने लोगों से मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी जब वो स्टार्ट करते हैं तो नया चैलेंज, रोज़ नई बात उनको सीखने को मिलती है। जो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया था, जो नंबर्स उनको नेट पे मिले थे, सेकेंडरी रिसर्च पे दोस्तों ने बताया, दुनिया एकदम बदल जाती है। उनको लाइसेंस लेते ही, ऑफिस लेते ही, सब डे फर्स्ट से ही उनको इन्फॉर्मेशन कि हमने ये सोचा था और ये हुआ, ये सोचा था ये हुआ। इस चक्कर में बहुत वक्त अपना बर्बाद करते हैं और फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया में ये बोलते हैं कि दुबई का में हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, सही है। कुछ लोगों को प्रोडक्ट क्लियर होता है, कुछ लोगों का प्रोडक्ट क्लियर नहीं होता है। क्या ऐसे लोगों को भी आप अपनी कंसल्टिंग देते हैं, रिसर्चर्स की, जो कि लोग कहना चाहते हैं कि भाई हमें दुबई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, मतलब जेनरिक सा वो क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें आप उनकी कुछ हेल्प कर पाते हैं? देखो, एक तो उसका जो ये बोल रहा है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, एक्चुअली देखो हर प्रोडक्ट की ना अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, हर प्रोडक्ट की अलग मार्केट है, अलग कंज्यूमर है। अब मैं उसको बोलूँ, वो इंडिया में ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा है और मुझसे पूछ रहा है मैं क्या बेचूँ, वहाँ पे पैसा है मेरे पास, कुछ भी बेचूँ। अब मैं उसको बोल दूँ यार तू यहाँ पे आके डायपर बेचना शुरू कर दे, तो डायपर ऑल टुगेदर इज़ ए डिफरेंट इंडस्ट्री। ज्वेलरी बेच रहा है वो बड़े लोगों को बेच रहा है, जो कि समझदार लोग हैं, उन लोगों से डील कर। यहाँ पे डायपर बच्चे हैं, उनके लिए वो डायपर बेचना एक इंडस्ट्री उसकी बदल गई सब कुछ। तो जब तक आपके पास खुद के पास कोई हाँ, ये हो सकता है कि आप मुझे 4-5 प्रोडक्ट बताओ कि मुझे A, B, C, D ये मेरे हैं प्रोडक्ट, मैं इनमें एक्सपर्ट हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो लूज कैनन, मतलब कहीं पे भी गोला मार दो, कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। अच्छा, आप इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, इंडियन पाकिस्तानी जो बिजनेस करना आते हैं दुबई के अंदर,
और आपको अप्रोच करते हैं, और दूसरे लोग जो यूके, यूएस, यूरोप से आते हैं, सही है, वो आपको अप्रोच करते हैं, तो आपको क्या लगता है जब उनको आप अपनी सर्विस पिच करते हो मार्केट रिसर्च के, तो उनके रिस्पॉन्सेस मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से आपकी सर्विसेज को लेते हैं? यूके और जो यूरोपियन क्लाइंट होते हैं, उनका जो पहला कंसर्न होता है वो पहले बात करते हैं रेगुलेटरी की। वो पहले बात करते हैं रेगुलेटरी के बाद वो बात करते हैं प्रोसेस की। वो बहुत प्रोसेस ड्रिवन होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। जो इंडियन पाकिस्तान से हमारे पास लोग आते हैं वो कभी प्रोसेस की बात नहीं करते, वो रेगुलेटरी की बात नहीं करते, रेगुलेशंस की वो बात ही नहीं करते हैं। जबकि सबसे पहले अगर अगर कभी हम लोग कॉल लेते हैं तो उनका पहले क्वेश्चन ये होते हैं क्या रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके क्या रेगुलेशंस हैं और कैसा स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, वो मार्केट को समझना चाहते हैं। यूएई और जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, इनको ये फीलिंग है कि दुबई में हमारा यहाँ अच्छा चल रहा है, हम बहुत स्मार्ट हैं, दुबई एक बहुत अच्छी मार्केट है, हम जाके कुछ भी बेच लेंगे। आती सबसे पहले लाइसेंस की बात करते हैं, कंपनी खोलने में कितना लगेगा हमारा, हमें यहाँ पे कंपनी खोलनी है। और दे आर नॉट गुड लर्नर, वो लर्न करने को और सुनने को भी तैयार नहीं है। जबकि जो यूरोपियन होते हैं और जो अमेरिकन्स होते हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर। अगर आप उनको कुछ बताते हो तो बहुत अच्छे से सुनते हैं एंड दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट। परफेक्ट। और ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, दे आर नॉट गुड लिसनर्स। आपको क्या लगता है दुबई के अंदर कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने लो इन्वेस्टमेंट किया है बट रिसर्च पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है? मतलब उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे से R&D करी है और फिर वो ग्राउंड पर उतरे हैं और आज वो बड़े जाइंट्स बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि ऐसे आप जितनी बड़ी कंपनी देखें, आप इवन इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ सैमसंग, दे हैव डन R&D। उनका अपना R&D का, रिसर्च का एक डिपार्टमेंट है। शेल एक कंपनी है, CHEL शेल करके, जो उनकी रिसर्च की कंपनी है, वो उनके लिए मार्केट रिसर्च ही करते हैं। दे टेक डिसीजन ऑन द बेसिस उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से वो लेते हैं। तो सैमसंग ने इतनी अच्छे से पेनिट्रेट किया। इनफैक्ट सैमसंग ने जो रिसर्च की पूरी दुनिया में, उसके हिसाब से उन लोगों ने मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया। सेम हुआवी ने यहाँ पे आने से पहले, आप आज की डेट में हुआवी नंबर 3 ब्रांड्स है, एप्पल, सैमसंग और हुआवी के फ़ोन इतने बिकते हैं। उन लोगों ने बहुत रिसर्च किया इस पे, उन्होंने मार्केट पे, उन्होंने कंज्यूमर्स पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया कंज्यूमर्स को समझने के लिए। उन्होंने कंज्यूमर्स को समझा, उन्होंने कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट, जो यहाँ के कंज्यूमर्स है उसके लिए प्रोडक्ट, हालांकि उनकी जो रेंज है वो लो से हाई एंड तक जाती है, बट हुआवी ने यहाँ पे अपने लो रेंज प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए दुबई में। दूसरे कंट्री में उन लोगों ने किए होंगे, लेकिन दुबई में वो मिड टू हाई से स्टार्ट किया उन लोगों ने, और उन लोगों ने वो यहाँ पे कामयाब भी बहुत रहे। असल में चैट जीपीटी में समझता हूँ कि आपका बहुत बड़ा, मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट रिसर्च, जिनको क्योंकि पता नहीं है मार्केट रिसर्च के बारे में, वो तो यही कहेंगे कि यार हम चैट जीपीटी से सब चीज़ें। आपको नहीं लगता कि आपका सबसे बड़ा कंपटीटर चैट जीपीटी ही है? नहीं, अभी तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो AI से सब कुछ करा लेंगे, इनफैक्ट कुछ क्लाइंट ऐसे हैं हमारे जिन लोगों ने यही सोचा। उन लोगों ने मार्केट रिसर्च, उन लोगों ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया अपना AI का, 2-3 लोगों को हायर किया। उन लोगों को लगा कि वो चैट जीपीटी सब कुछ कर लेंगे। देखो, चैट जीपीटी जो AI है अभी बहुत इन्फेंसी उसमें फेज़ में, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा ये कि कभी ये चैट जीपीटी कुछ भी कर ले, ये अभी के सिनेरियो में ये एक LLM है, ये लैंग्वेज मॉडल है। आप इससे रिफ्रेश करके आप कुछ लिखवा सकते हैं। इनफैक्ट आप कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करा सकते हैं। कुछ बेस डेटा आप इसको दे दें तो ये आपको एक अच्छी सी कैलकुलेशन करके बहुत फास्ट उससे आपको दे देगा। बट जहाँ पे ग्राउंड डेटा है वो AI अभी इस लायक नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में इस लेवल पे नहीं पहुँचेगा जो ग्राउंड डेटा AI ला सके। और रीजनल रिसर्च, हर रीजन का अलग एक मिजाज होता है लोगों का, हर रीजन की अलग रिक्वायरमेंट होती है। वो रीजनल टच नहीं है अभी उसके अंदर कि एक रीजन के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करे हो। चैट जीपीटी जो फीड हो रहा है उसके अंदर जो इंटरनेट पे डेटा है वो वही आपको दिखा सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट इंसाइट्स हैं, एक्सपर्ट व्यूज़ हैं,
वो चैट जीपीटी नहीं ला सकता। ग्राउंड से लोगों से बात नहीं कर सकता। चैट जीपीटी हर कंज्यूमर के पास नहीं जा सकता। ये हो सकता है कि जो सर्वे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑटोमेटेड हो जाएं और मशीन लर्निंग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, जहाँ पे जो सर्वे हैं उनकी ओपिनियन है उसकी फोरकास्टिंग वो लोग करने लगें। बट अगेन ग्राउंड डेटा के लिए मार्केट रिसर्च कंपनीज की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग दुबई में जॉब कर रहे हैं, इंडिया में जॉब कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब वाले जो क्या बिजनेस कर सकते हैं आपके माइंड में? क्योंकि जॉब वाला तो बेचारा सेविंग लेकर घूम रहा है, सही है, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो इंडिया में हो। कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं आपके माइंड में जो कि वो कर सकते हैं दुबई के अंदर? देखो दुबई में दुबई अब पहले जैसी मार्केट नहीं रही है। दुबई अब प्रिसिशन की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट में बहुत करेक्शन हो चुके हैं। दुबई मार्केट में वही सरवाइव करेगा जिसके पास एक अच्छा प्लान होगा, जो स्लो चलेगा और जिसके पास लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। कोई अगर जॉब कर रहा है या फिर कोई जॉब सीकर है, वो चाहता है कि मैं जॉब ना करके अब बिजनेस कर लूँ, और उसके पास सपोर्ट करने के लिए इतना फंड्स नहीं, क्योंकि ये मार्केट में दुबई मार्केट बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इट्स अ ओवर सैचुरेटेड मार्केट, बहुत सैचुरेशन है यहाँ पे हर चीज़ में। तो अगर आपके पास अच्छे प्लान के अलावा भी आपको ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए एक बहुत अच्छा पैसा चाहिए, तो बेटर यही रहेगा कि पहले आप यहाँ पे आएँ, अच्छी सी जॉब देखें, उस सेविंग को और आगे बढ़ाएं और पैसे इकट्ठा करें, फिर आप गैप्स देखें, चीज़ों को समझें, उसके बाद स्टार्ट करें और स्लो स्टार्ट करें। एकदम से कुछ भी नहीं मिलने वाला अभी इस मार्केट में। दुबई की कंपनीज को स्किल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? क्योंकि जॉब सीकर्स बोलते हैं कि मार्केट में जॉब ही नहीं है। स्किल कैंडिडेट सिर्फ दुबई की कंपनीज को नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। अवेलेबिलिटी ही नहीं है स्किल कैंडिडेट की। अगर आप बात करें जैसे आज से 6-7 साल पहले जब हम लोग ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट को ढूंढते थे तो हमें नहीं मिलते थे। आप अगर कोई अच्छा एक्सपर्ट है, आप उसको 4 मल्टीपल्स 5 मल्टीपल्स ऑफ़र भी करेंगे तो भी बहुत मुश्किल है। स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है अभी भी। भीड़ बहुत है, हर कोई आपको बताएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप उसके साथ बैठेंगे तो आपको पता लगेगा स्किल्स नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है स्किल्स की, सिर्फ दुबई में नहीं, हर जगह ये प्रॉब्लम है स्किल्स की। दुबई में जॉब के लिए स्किल्स चाहिए, बट कौन सी स्किल्स? क्योंकि कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है हर कोई फाउंडर देखना चाहता है और ऐसे बंदे को हायर करना चाहता है अपने टीम के अंदर। अब क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ है? दुबई जैसी मार्केट में देखो, अगर आप अगर एआई में एक्सपर्टीज़ है आपकी थोड़ी सी, एक वो स्किल्स अच्छा है। दूसरा ये है कि ऑपरेशनल आप एग्जीक्यूशन में कितने अच्छे हैं, जैसे ऑपरेशन मैनेजर वगैरह, या जितनी ऑपरेशनल चीज़ें अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन लोगों की बहुत ज़रूरत है इस टाइम यहाँ पे, जो अच्छे एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीज़ों को, जो ऑपरेशन को स्मूथ बना सकते हैं। दुबई में चाहे वो बिजनेस हो जॉब हो, रेफरेंस चाहिए। मैं आपका अपना पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा कि एक रेफरेंस बनाने के लिए बेस्ट तरीके क्या हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखो, रेफरेंस हर जगह चलती है। रेफरेंस का मतलब होता है वैलिडेशन। अगर मैं एक कैंडिडेट अपनी कंपनी के लिए ढूंढता हूँ और अगर कोई मुझे रेफ़र करता है कि ये अच्छा कैंडिडेट है और आफ्टर इंटरव्यू मुझे वो ठीक लगता है लड़का और वो किसी के थ्रू आ रहा है, तो एक वैलिडेशन हो जाता है कि हाँ ये इसके थ्रू आ रहा है, तो कम से कम मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। रेफरेंस बनाने के लिए यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे लोगों से मिलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको इवेंट्स में जाना पड़ेगा, लिंक्डइन पे आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मीटअप्स होते हैं, उन मीटअप्स में जाना पड़ेगा। फ्री मीटअप्स होते हैं, रोज़ लगभग 50-60 मीटअप्स आपको मिल जाएंगे। आप मीटअप्स में जाएं, बहुत सारी ऐप्स हैं ऐसी, आप वहाँ पे ज्वाइन करें, फ्री एंट्री होती है, आप वहाँ जाके लोगों से मिलें। आपके रेफरेंस 10 to 15 डेज़ आपको ऐसी रेफरेंस मिल जाएंगी जो आपको जॉब मिल सकती है ईजीली। दुबई की कंपनी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग मिल जाती है आसानी से? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर आइडिया।
ऐसा नहीं है कि अब ये मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है। अब यहाँ पे सीड फंडिंग नहीं होती है। पहले क्या होता था, लोग प्रेजेंटेशन लाते थे और लोग पैसा लगा दिया करते थे, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स बहुत थे यहाँ पे। अब एंजल भी सीड में फंडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जो है बहुत अच्छा आइडिया चाहिए और आपने बूट स्टेपिंग अगर आपने की हुई है तो बहुत एज मिलेगा आपको। अगर आपने पहले से एक छोटा सा आपका एक सेटअप है, चाहे छोटा ही है, और वो चल रहा है, बहुत उसका एज मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास सिर्फ आइडिया है, प्रेजेंटेशन दिखा के आप फंडिंग ले लेंगे, तो 1% चांसेस होंगे कि कोई शायद आपका जान पहचान का हो, कोई रेफरेंस हो, वो आपके साथ फंडिंग कर दे। अदरवाइज़ इस टाइम आइडिया पे फंडिंग नहीं मिलेगी आपको। परफेक्ट। अजहर भाई, मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दें, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, क्योंकि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब वो आपसे बात करेंगे। क्योंकि जिनको भी बिज़नेस स्टार्ट करना है दुबई के अंदर, या फिर फंसे हुए हैं, वो मार्केट नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी मैं आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाँ, मेरा नंबर और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आप उस पर डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे, जी जी जी। तो लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे पहले व्हाट्सएप करें, फिर मैं जब भी अवेलेबल होऊंगा मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अजहर भाई, आप इस पॉडकास्ट पर आए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। तो अजहर भाई को मैं ऑलरेडी अपना जो यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक भेज दूंगा, तो ये भी एक्सेस कर पाएंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके। एंड थैंक यू सो मच।